तो here r is equal to ml upon n square a tau। बट इसी से एक चीज और भी तुमको समझ में आ रहा है, देखो तो ये जो टर्म है हमारा, है ना, इससे हमको ये क्या समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस टर्म है वो भले हम कांस्टेंट बोलते तो है, बट अगर लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, जो है इन सब चीजें। अब ये अलग अलग मेटेरियल के लिए अगर है ना, देखो एक ही कंडक्टर के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि दो कॉपर का वायर है ना, एक कॉपर का वायर लेंथ अलग है, उसका दूसरे वाले का लेंथ अलग है, तो लेंथ अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, है ना। एक ही कॉपर के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होगा तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अलग अलग मेटेरियल का होगा तो फिर तो डेफिनेटली चेंज होगा ही, है ना। और एन किसके लिए, एन तो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है, तो ये तुम्हारा अलग अलग मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कि मेटेरियल का तो सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू ये तो किसी भी मेटेरियल के लिए चेंज होगा ही नहीं, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। यानी कि अगर हम देखें, और एम क्या चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन सारी चीजों में देखें तो एल चेंज हो सकता है ना, एरिया चेंज हो सकता है ना, इससे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, टाउ, है ना, एंड ये सारी चीजें चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक नए रिलेशन के लिए, उस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, इसको मैंने एक साथ कर लिया, और एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, ये रिलेशन। अब देखो इससे हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है, जो रेजिस्टेंस है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। और यहीं से एक नया टर्म हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये जो टर्म जो हमको कांस्टेंट दिख रहा है इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, है ना। तो हियर, है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर, है ना, वेयर रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, वेयर ये। अब ये रेजिस्टेंस का नया रिलेशन जो हमने पाया, है ना, इसी को थोड़ी देर पहले मैं तुम लोग को वो जो स्कूल वाला नोट था उसमें दिखाया था। मैंने क्या कहा था कि इस नोट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस, है ना, एज पर दिस वैल्यू व्हाट वी कैन, व्हाट वी हैव डिराइव्ड R is directly proportional to length, है ना, R is inversely proportional to area of cross section। यानी कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना, वो लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम मतलब लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो घटेगा। ये ट्रू है कि नहीं है, सोच के देख लो, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि देख लो अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए ज्यादा कोलिजन, है ना, झेलना पड़ेगा। एक एंड से दूसरे end, अगर मान लो रेजिस्टेंस का लेंथ छोटा रहता है तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे। अगर ज्यादा लेंथ लंबा होता है तो कोलिजन बढ़ेगा, तो कोलिजन बढ़ेगा मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक। दूसरा है एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सोच लो एरिया अगर तुम्हारा छोटा कर दोगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए दिक्कत हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया को बढ़ा दो, एरिया बढ़ाओगे तो मेटल्स के अंदर जो एटम्स रहेंगे, है ना, नो डाउट वो भले इक्विडिस्टेंट पे है, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए थोड़ा फ्री जगह तो मिल ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब कोलिजन आराम से करते, कोलिजन करने के बाद भी, है ना, ऐसा नहीं कि उसका पाथ एकदम ही कांस्टेंट एकदम रहेगा, है ना। पतला सा थिन वायर में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मोटा वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा जगह तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो दैट्स व्हाई तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। बट यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने जो एक नया टर्म का देखा, है ना, यह नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, रो, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, है ना। रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। हियर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, वैल्यू तो तुमने देख ही लिया, है ना, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है और रेजिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल हो जाएंगे, जब लेंथ और एरिया 1 यूनिट का होगा, है ना। बोलो ये समझ में आया, लेंथ और एरिया अगर 1 यूनिट का कंसिडर कर लो, देखो ऐसे कंसेप्ट मैंने तुम लोग को क्लास 11 से सिखाया हुआ है ना। जैसे यूनिट वैल्यू से हमको पता चलता है कि वो क्या चीज था तुम्हारा, जैसे हीट कैपेसिटी वगैरह में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जब 11 में पढ़ते थे, या फिर एक तरह से अभी भी हम लोग जब हम ये सब कर मतलब जब एरर वगैरह कैलकुलेट किए थे वो सभी। तो चलो जो भी है ना, रेजिस्टिविटी जो एक तरह से जो टर्म हमने देखा है ना,
ये कहने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, इफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का मिला करके आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। ये रिलेशन जो है हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं इस तरह से, बट यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि ये रेजिस्टेंस, ये रो है क्या चीज। तो देखो हम लोग पहले उल्टा करके हम लोग करते थे ना कि रो क्या चीज है, तो रो के लिए हम एरिया को और एल को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाए, रो के लिए, है ना, एरिया और एल को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाए तो एरिया ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, तो आर ए बाय एल, पर उससे साफ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या वैल्यू है ना। लेकिन इससे अगर हम देखें, इस तरह से एनालाइज करें, क्यों ना एल को 1 मीटर ले लो, है ना, एल को क्या ले लो, 1 मीटर ले लो, ए को क्या ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ले लो। तो एल और ये एरिया अगर 1 1 यूनिट का हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो के बराबर। यानी कि रेजिस्टिविटी जो टर्म है वो क्या है, लॉजिक से समझना, रेजिस्टिविटी जो टर्म है वो क्या है, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज रेजिस्टेंस, है ना, किसका, एक कंडक्टर whose length is 1 मीटर and whose area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी चीज को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। रो जो रेजिस्टिविटी है ये क्या चीज है, इज रेजिस्टेंस, resistance of a conductor having unit cross section area या having unit length and unit cross section area and unit cross section area, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अलग से फिर और नहीं करवा रहा हूं यहाँ पर, है ना, इसी के अंदर ही ये चीज हो गया तुम्हारा कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो तब इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये मीनिंग होता था तुम्हारा, ठीक। तो चलो अब आगे देखते हैं तुम्हारा दूसरा टर्म्स, ठीक। तो देखो ये सारे इतने सारे कम से कम तुम्हारा इतना बोर्ड का टर्म्स था तुम्हारा, बोर्ड में तुमको ये चीजें जानना रहता है। तो आगे थोड़ा सा फिर से जो है मेटेरियल वेलोसिटी, तो चलो एक बार सीबीएसई वाला जो नोट्स था अपना एक बार देख लेते हैं, और जो मटेरियल था उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये टॉपिक था तुम्हारा, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक का हम लोगों ने ये चीजें अभी अभी कवर अप कर लिया है। इसमें, है ना, मैं बस पेजेस दिखा रहा हूँ, पेज 1 पेज 2 में तुम लोग देख, बस देख लेना, है ना, स्क्रीन को लार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, है ना, ये सारी चीजें अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों से डिस्कस किया था। ओम्स लॉ पहले डिस्कस हो चुका है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर, है ना, अच्छा यहाँ पर एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस जो है ना, इस चीज को मैं अलग से यहाँ नहीं करके यहीं पे मैं तुम लोग को करा देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये जो रिलेशन था नीचे देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जो अभी अभी हमने देखा ओम्स लॉ, है ना, उसके बाद मटेरियल सामने खोल के रख लो अपना, है ना, अपना अपना मटेरियल जो है, जो मैंने नोट्स दिया था, प्रिंटेड नोट्स, है ना, उसको अपने सामने खोल के रख लो। स्क्रीन में मत देखो, स्क्रीन में तुम्हारा ज्यादा मत देखो, उसमें देखो, उसमें सब अच्छे से दिखा रखा है। मैं ये बस अपनी सुविधा के लिए तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो देख लो यहाँ पर ये जो रिलेशन था, देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना, ये जो टर्म था तुम्हारा, ये सारी चीजें, ये पोर्शन, the resistance of a conductor depends upon the following factor, है ना, it is directly proportional to length of the conductor, है ना, it is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor, and from equation 1 and 2 r is directly proportional to l upon a, ठीक है, या directly proportional and inversely proportional to area, ठीक? और जब proportion को हटाओगे फिर एक constant आएगा, और constant resistivity हमने कहा, where rho is the constant of proportionality known as resistivity और specific resistance, है ना, रेजिस्टिविटी हम ज्यादा यूज करते हैं, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला टर्म यूज नहीं करते, ये चीज। फिर उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो ये सारे जो चीजें था तुम्हारा, तो रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग को बता दिया गया। अच्छा अब आगे क्यों,
देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। देखो इसमें जो सेकंड रिलेशन है ना, इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, मतलब यहाँ सेकंड, चलो देख लो। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर एट टेम्परेचर टी है ना, डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन एज आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, प्लस बीटा टी स्क्वायर। बीटा टी स्क्वायर वाला टर्म जो है इसको छोड़ दो, है ना। जनरली तुम्हारा 1 प्लस अल्फा टी ये रहता है तुम्हारा, 1 प्लस अल्फा टी, है ना। अब ये ऐसा क्यों है ना, इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा तुमको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बताओ तो तुम लोग का, है ना, जब क्लास 11 का ही टॉपिक है ये एक्चुअली। देखो जब कोई कंडक्टर गर्म होता है, कंडक्टर है ना, जब कंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो कंडक्टर का लेंथ उतना ही रहता है कि लेंथ भी इंक्रीज होता था, याद आ गया, है ना। तो ये जो था लीनियर एक्सपांशन का, है ना, टॉपिक था तुम्हारा। लीनियर एक्सपांशन बोल करके आता था, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन मतलब एरिया एक्सपांशन, है ना, एंड लास्टली तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपांशन। तीन टाइप के एक्सपांशन तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो उसमें से लीनियर एक्सपांशन को कंसिडर करो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक लेंथ के अलावा चीजों को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। देखो अगर एक कंडक्टर ले रहे हो और कंडक्टर का टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा, है ना, और मान लो उसका लेंथ जो है लीनियरली बढ़ गया, क्योंकि डायमीटर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेंथ ही ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर लेंथ अगर तुम्हारा बढ़ गया है ना, तो बताओ तो तुम्हारा जो उसका रेजिस्टेंस है, क्या वो उतना ही रहेगा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए? समझ में आ गया, है ना, बिल्कुल, है ना, रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ना चाहिए, है ना। तो वही जो फैक्टर है ना, उसी फैक्टर को हम यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बोल के हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अलग से नहीं तुम लोग को लिख पा रहा हूँ यहाँ पे नोट्स में, ये अपने जो सीबीएसई नोट्स है इससे तुम लोग देख लोगे, ये मॉड्यूल के अंदर भी है तुम्हारा, ठीक है। और ये रिलेशन बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, क्या था, जैसे तुम्हारा ये रिलेशन जो लोग क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हो ठीक से, तो तुम लोग को पता है लीनियर लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन होता था L2, है ना, L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन होता था तुम्हारा। तो एग्जैक्टली वही रिलेशन यहाँ पर भी है ना, क्योंकि L जो है, देखो अभी भी तुमने क्या देखा था, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। देखो यहाँ पर अभी भी तुमने, या मैंने अभी बताया था, है ना, कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये अगर तुम्हारा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है, तो लेंथ जो है और रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी कारण से देखो रिलेशन तुम्हारा बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्म, नीचे वाला फॉर्म देखो, ऊपर से मत देखो, ये वाला फॉर्म, है ना, जिसमें रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, है ना, ये डेल्टा टी भी होता है ना, या उसी को यहाँ पे अल्फा टी कहा गया है ना। और आर नॉट जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा रेजिस्टेंस है, तो ये देखो डिग्री सेंटीग्रेड दिखा दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल के बोला गया, तो ये इसको अगर आप जनरलाइज करो, है ना, तो आप यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी ना लेकर के टी लिया गया है। डेल्टा टी लेने का मतलब होता है T2 माइनस T1, है ना। बट अगर T2 अगर T है और T1 अगर जीरो है ना, क्योंकि जीरो से यहाँ कैलकुलेट कर रहा है, तो फिर T2 माइनस T1, है ना, वो हो जाएगा T माइनस जीरो, T माइनस जीरो इज T। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी ये रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। पर ध्यान रहे, जैसे मैं तो थर्मोडायनेमिक्स चलो तुम लोग को रिवाइज कराऊंगा, है ना, इसका टेंशन मत लो। हम लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट तक जो है कोर्स फिनिश करना है मुझे हम लोग का, और उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे 11 का, है ना, ये सारी चीजें। और हो सके तो ना हम लोग 12 का भी दोबारा रिवीजन कर लेंगे, उस वक्त तक हम लोग का जो है एक फिजिकल क्लास चालू हो चुकी होगी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से। तो फिजिकल क्लासेस तब तक अगर चालू हो जाएगी, हम लोग एक बार पूरा फुल कोर्स का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रिलेशन है ये आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, है ना। तो ये रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे आया, है ना, ये तुम लोग आई होप समझ में आ गया। क्योंकि लेंथ अगर इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ साथ, है ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर अल्फा, लेकिन यहाँ पर उस चीज को अल्फा को तुम अभी यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि अल्फा क्या चीज है तुम्हारा। पहले क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता था, बट यहाँ अल्फा को आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं बोल सकते हो, है ना। यहाँ अल्फा क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, है ना, ये बोला जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर, है ना, ये जो टर्म है, और ऐसे भी देख लो, है ना। चलो एक वर्कआउट के फॉर्म में मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, है ना, जो लोग क्लास 11 में हमारे साथ नहीं जुड़े थे उन लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करके दिखा देता हूँ।
इससे तुम लोग को आइडिया लगता है कि फॉर्मूला हम लोग जो बोलते हैं ना डिराइव कैसे होता है ना। जैसे देख लो, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में जो जो लोग नहीं किए थे उनको वीडियो डाल दिया था क्या, है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस का, है ना, ये वाला। अच्छा तुम लोगों को मैंने पूछा था कि टाइमिंग के लिए एमडब्ल्यूएफ का तो स्लॉट हमारा फिक्स है 3:30, है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, है ना, लेकिन 3:30 का स्लॉट तो अपना फिक्स है। ये तो बाद में भी फिजिकल क्लास चलेगा भी तो मैं 3:30 ही रखता हूँ, है ना, या उस समय का देखा जाएगा। बट 3:30 से 4, बाकी तुम लोगों को सबको पता है कि उसी बीच में हम लोग का ये क्लास के शेड्यूल रहेंगे। और टीटीएस के लिए मैंने पूछा था, है ना, क्योंकि अभी तुम लोग का स्कूल वगैरह नहीं है, प्रेशर ज्यादा है नहीं, है ना। तो अभी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर, टफ चैप्टर जो है आगे अगर हो चुका है, तो फिर हमारा आगे के चैप्टर बहुत ही इजी जाएगा। तो थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसमें तुम्हारा टीटीएस जो है उसका तुम लोगों को मैंने पूछा था, थोड़ा सा अपना स्लॉट बताओ। नहीं तो मेरे तरफ से एक सजेशन है, सजेशन ये है कि ना रात को किया जाए क्या, जिस वक्त तुम्हारा सेल्फ स्टडी का भी एक आवर होता है। मॉर्निंग आवर्स में तो तुम लोग का किसी किसी का स्कूल है ना, कुछ अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है तुम लोग का स्कूल का। तो मैंने फिर सोचा कि रात का अल्टरनेट किया जाए, ज्यादा नहीं लूंगा, 1 1 घंटा ही लूंगा उसमें भी, है ना। या हो सकता है तो उसमें कुछ अलग टॉपिक कंसिडर कर लूं, है ना, ऐसा टॉपिक जो तुम्हारा डायरेक्टली हमारा रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो हम लोग एमडब्ल्यूएफ में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये सब चल रहे हैं, तो सेकंड पार्ट से जैसे ऑप्टिक्स हो गया, है ना, मॉडर्न फिजिक्स की चीजें हो गई, है ना, वो सब इजी इजी चीजें हैं, तो वो सब चीजों को पकड़ लेते हैं। हम लोगों ने किसी ने कहा भी था कि किसी किसी का ऑप्टिक्स भी खत्म हो चुका है, तो उस तरह से हम लोग भी ऑप्टिक्स खत्म कर लेंगे। तो ये तुम लोग थोड़ा सा मुझे सोच के, है ना, ग्रुप में, है ना, थोड़ा डिस्कशन तुम लोग कर लेना, या मेरे साथ भी डिस्कस कर लेना कैसा ये रहेगा। अगर होता है तो 1 1 घंटा, जैसे राय सर क्लास 9 बजे से तुम लोग का ले रहे हैं ना केमिस्ट्री का, जो जो लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो मैं उससे पहले ले लूंगा टीटीएस में। ठीक है, तो जो भी साढ़े आप, 8:30 तक सर मंडा सर की क्लास रहती है। अच्छा, हर रोज रहता है क्या? यस सर। 8:30 तक हर रोज रहता है, तो फिर उससे पहले देखना पड़ेगा एटीएस में। ठीक है चलो, ख्याति तुम बताना, है ना, तुम्हारा जो एपेक्स का जो स्लॉट है उस हिसाब से मुझे बताना, है ना, कितने बजे खत्म होता है, क्या होता है, मैसेज करना। तो चलो आज का जो लेक्चर का, है ना, दूसरा पार्ट है। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है ना, यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है कि किसके लिए बना है, बस ये डेविएशन के बारे में बताया। तो देखो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में, है ना, क्या बता रहा है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लीनियरली विद करंट। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है जिसपे तुम ये दिखा रहे हो, देखो बी ए के नीचे है तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ तो ज्यादा करंट है। ऐसा इफेक्ट कहाँ पे आता है, ऐसा इफेक्ट तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स में आता है। ये चीज हम सेमीकंडक्टर जो आगे चैप्टर आएगा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स के वक्त तुम्हारा, मतलब सेकंड पार्ट में, तो वहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि थोड़ा पोटेंशियल चेंज करोगे, देख लो यहाँ पर, है ना, मैं इसमें ये ऐसा ही दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, है ना, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन करंट का चेंज जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा इफेक्ट जो है वो सेमीकंडक्टर्स में आता है। और अभी जो मैंने देखा था, है ना, जो दिखा है, इसमें तुम्हारा कर्व जो है ये उल्टा चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये कर्व जो है यहाँ इस रीजन में आ जाएगा, नीचे की तरफ। ये जो नीचे की तरफ जब वो आएगा, तो वो एक्चुअली मेटल्स के लिए, मेटल्स के साथ होता है। मेटल्स मतलब जनरली हमने बोला कि अभी तक सारा चीज तो मेटल के लिए देखे, लेकिन हाँ मेटल के लिए भी जब तुम बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे और हाई हाई मतलब करंट पास करेगा, तो मेटल क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, तभी जानते हो हीट निकलता है, और जब हीट निकलता है तो साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और ज्यादा। तो इसी कारण से जो है फिर डेविएशन आ जाता है। तो कर्व है वो ऊपर की तरफ ना होकर के नीचे की तरफ आएगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है बट देयर इज ए स्मॉल चेंज इन करंट, ये चीज। तो देखो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है। पहला पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ ओह्म्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी, है ना, नॉन लीनियरली विद करंट। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, है ना, द वेरिएशन का पॉइंट यहाँ पर, द वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक, द वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड, ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस लिखा हुआ है ना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को कह रहा था, ये जो है तुम्हारा कंसेप्ट सेमीकंडक्टर का है।
इस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, है ना, बस इसको बस नोट के फॉर्म में बस रख लो। द वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। किस तरह का रहता है ये हम वहां पे उसको देखेंगे, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, तो इसलिए यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट, है ना। ये भी पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा कि ऐसा कुछ हो सिचुएशन कि देख लो शुरुआत में दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कि भाई तुम्हारा इस ग्राफ में अगर देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या चीज, फर्स्ट पार्ट में देखोगे, है ना, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा ये, है ना, यहाँ पे देखो V जब था तो करंट की वैल्यू देखो, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जब V हुआ, है ना, तो करंट की वैल्यू देखो। चलो शुरुआत में करंट बढ़ा है, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा V और बढ़ा दिया लेकिन करंट क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। यानी कि दो अलग अलग V के लिए तुम्हारा सेम करंट आ रहा है ना। तो इस तरह का जो इफेक्ट है ये भी आ सकता है तुम्हारा। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट यूनिक, है ना, that is there is more than one value of V, है ना, for the same current, ठीक है। इस तरह का भी इफेक्ट हमको मिलता है। तो ये था तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ सीबीएसई के नोट्स के हिसाब से पहले देख ली थोड़ा सा। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, है ना, और ये टॉपिक जो अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये जो टॉपिक। तो इसमें देख लो, इसमें बहुत लंबा चौड़ा करके किया है हम लोगों ने, इसको थोड़ा बेसिक तरीके से समझा है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमने खत्म किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हम लोगों ने आज या लास्ट क्लास में भी देख लिया था, है ना। अच्छा, के बाद जो दूसरा टर्म है वो है मोबिलिटी, जो अभी भी मैंने कहा था। मोबिलिटी जो टर्म है वो क्या है ना, देखो ये डेफिनेशन आप यहीं से रख लेना, ठीक है। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये चीज हमको जरूरत क्यों पड़ा, है ना, बस इस चीज को समझ लो, है ना। देखो, क्या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगा? सोच के देखना। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, एक गिलास पानी लेके आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग जरा सोच के देखना और बताना। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, क्या हमको सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा? कोई नहीं बोलेगा? बताओ। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये क्यों मेजर करते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता है ना। देखो तुमने क्या ले लिया, कॉपर का एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और उसी डायमेंशन का एक एल्यूमिनियम का भी सिलेंडर ले लिया, एक कॉपर का सिलेंडर और एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर ले लिया, ठीक है। और दोनों के अक्रॉस तुमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक। दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, है ना, अभी भी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो टर्म है तुम्हारा, है ना, ये जो है अंदर के जो मतलब जो एटम से जो टकराते हुए आगे बढ़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो चीज था। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो किन किन फैक्टर्स के डिपेंड कर रहा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा था, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे कांस्टेंट अगर मान ले
तो नेक्स्ट तुम्हारा किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था? तो नेक्स्ट वो डिपेंड कर रहा था तुम्हारा, नेक्स्ट वो डिपेंड कर रहा था तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, है ना, क्योंकि दो एडजेसेंट एटम के बीच में हो सकता है कॉपर का डिस्टेंस कम हो, है ना, उसके रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम का जो डिस्टेंस है वो अलग हो कुछ, है ना, तो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम वगैरह चेंज होता है ना। तो देखो ये ओवरऑल समझना, है ना, जो ड्रिप वेलोसिटी है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर भी अलग अलग मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक नया और एक टर्म की जरूरत पड़ी जिसको हमने कहा मोबिलिटी। और वो मोबिलिटी में हम क्या डिफाइन करते हैं? तो मोबिलिटी हम में डिफाइन करते हैं ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मोबिलिटी में हम क्या डिफाइन करते हैं? ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक। और और अगर यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखेंगे, है ना, एक सेकंड। तो देखो ये आइडिया तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोबिलिटी। तो ये ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसमें ड्रिप वेलोसिटी की जो वैल्यू था वो तो हमने पहले ही मेजर कर रखा है, वो क्या था तुम्हारा? तो ड्रिप वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो था, देख लो यहाँ पर ये जो टर्म था तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, क्यू ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टर्म था यहाँ पर अंदर, है ना, ये देख लो क्यू ई। तो क्यू ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, क्या बन गया ये? फोर्स। फोर्स अपॉन मास क्या बन गया था? फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इंटू टाइम, है ना, या टाउ रिलैक्सेशन टाइम, तो ये बन गया था हमारा ड्रिप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई, है ना। तो अल्टीमेटली अगर इसको तुम सॉल्व करते हो, है ना, तो ये सॉल्व करते हो तुमको क्या मिल रहा है तुम्हारा? तो मोबिलिटी के वैल्यू मिल रहे क्यू टाउ अपॉन एम, है ना। और क्यू बाई एम जो टर्म है इसको हम बोलते हैं मास पर, है ना, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, ये भी तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, चार्ज टू मास रेशियो। तो मोबिलिटी जो टर्म है तुम्हारा, है ना, चार्ज टू मास रेशियो, है ना, इनटू टाउ या रिलैक्सेशन टाइम। तो देख लो यहाँ पर where tau is the average relaxation time of the charge while drifting towards the positive while drifting towards the opposite electrodes एंड एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यहाँ तक रहने दो इसको, है ना। तो आगे का जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है ना, तो देख लो मोबिलिटी जो टर्म है ये तुम्हारा एक तरह से ये टर्म से भी तुमको पता चल रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, मतलब वो मोशन करवा सकते हैं, उसका रिलेशन है। तो देखो ये जस्ट दो टर्म थे तुम्हारे, एक तो ड्रिप वेलोसिटी हमने बहुत अच्छे डिटेल में देख लिया था, है ना, और दूसरा मोबिलिटी, ठीक है, ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है तुम्हारा, ये सब था तुम्हारा रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटेरियल्स के लिए वो कुछ दिखा रखा है, ये हमारा जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज हम डिटेल में देख चुके हैं। इसके बाद तुम्हारा जो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, है ना, ये सारे टर्म्स हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, ठीक है, अलग से इसको नहीं देख रहे हैं। कंडक्टेंस क्या चीज होता है? सिंपली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, है ना, देखो रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी, है ना, दूसरा जो टर्म है कंडक्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये दो टर्म्स को अलग से मैं नहीं नोट्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, यहीं पे देखो, ठीक है। क्या क्या टर्म? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको जी से डिनोट किया जाता है 1 अपॉन आर, ठीक है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये कैसे डिफाइन किया जाता है? सिग्मा से डिफाइन किया जाता है 1 अपॉन रूट, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यूनिट के केस में अगर देखोगे तो यूनिट क्या लिखा जाएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम, है ना, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया तो ओम इनवर्स, है ना, या उल्टे से कभी इसको मोह भी बोला जाता है, देखो MHO, है ना, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये चीज, है ना, यहाँ पर ये MHO, ठीक है, ये है तो ओम, बट ओम इनवर्स ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ओम इनवर्स या साइमन, है ना, या इसको मोह भी कभी कहा जाता है। और दूसरा हो गया कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट सिग्मा से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ये दो चीजें। इसके आगे का जो रिलेशन है वो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
बट यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ये जो टर्म है इसके ऊपर मैं तुम लोग को अलग से कुछ और सिखाऊंगा। तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस। तो आज जो था टॉपिक तुम्हारा है ना, इसमें जो मैंने चीजें दिखाया, आई होप ये चीजें तुम लोग को समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन करने का टेक्निक दिखा रहा हूँ। देखो अभी तुम लोग अगर मटेरियल सॉल्व करोगे है ना, तो मटेरियल में तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन दिखेंगे अंदर है ना, तो वो क्वेश्चंस वगैरह जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका टेक्निक देखो। आज ही जो हम लोगों ने एक नया चीज सीखा कि रेजिस्टेंस के लिए ये था रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एक रेजिस्टेंस वायर जिसका लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमने स्ट्रेच करके इसकी लंबाई बढ़ाकर डबल कर दिया है ना, तो लेंथ बन गया ट्वाइस एल। लेकिन एक चीज बताओ, वॉल्यूम तो किसी भी है ना इस तरह का कंडक्टर का कांस्टेंट ही रहेगा, तो अगर तुम इसको खींचोगे तो एरिया वही रहेगा, एरिया छोटा पड़ जाएगा, एरिया छोटा पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो एरिया छोटा हो गया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया है ना, तो अब ये तुम्हारा नया एरिया है रेडियस है ना, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा है ना। तो ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस है ना की वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या यहाँ पे एल, चलो डबल एल कर दिया ट्वाइस एल है ना, ए के जगह पे मैं क्या रिलेशन लिखूंगा। तो देखो जब भी तुम्हारा दो वेरिएबल्स रहेंगे है ना, देखो लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया भी चेंज हो रहा है ना, तो दो वेरिएबल के चीजों में हमको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, उसके बजाय तुम एक काम करो इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आओ। सिंगल वेरिएबल में कैसे लेके आते हैं वो देखो। देखो अगर हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ अगर एल है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ अगर तुम्हारा एल था, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम क्या है, तो ये वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल है ना। यानी कि देखो एरिया और लेंथ जो है ये तुम्हारा वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है, और अगर हम एरिया के जगह पे हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पर जब भी तुम इसको स्ट्रेच करोगे एरिया सिकुड़ेगा, एरिया चेंज होगा है ना, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको पकड़ो। यानी कि आप एरिया के जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया के जगह पे आप लिख सकते हो v बाई एल है ना, एरिया की जगह पे आप क्या लिख सकते हो v बाई एल, v क्या चीज है यहाँ पे, वॉल्यूम, ध्यान रखना ठीक है, तो v इज हियर वॉल्यूम। तो देख लो हमारा जो ये फॉर्मूला था r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एक नया फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अगर हम किसके टर्म में एनालाइज करना चाहते हैं, लेंथ के टर्म में एनालाइज करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बट ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v बाई एल लिख सकता हूँ कि नहीं, v अपॉन एल ये लिख सकता हूँ है ना, ध्यान रखना दिस इज v इज योर v है ना, ये क्या है वॉल्यूम, एल क्या चीज है लेंथ, और लास्टली ए क्या चीज है एरिया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ है ना, अगर हम r इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, और एरिया की जगह क्या होगा, हम अगर हम v बाय एल रिप्रेजेंट कर दे तो एक नया फॉर्मूला हमको मिल रहा है, और ये फॉर्मूला क्या आ गया, r इक्वल टू रो एल ऊपर चला गया एल स्क्वायर अपॉन v है ना। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा ये जो फॉर्मूला मिला है इसके अकॉर्डिंग अगर मुझसे बोला जाए है ना, लेंथ को अगर मैं दुगना करूंगा तो रेजिस्टेंस कितना टाइम दुगना होगा, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं है ना। देख लो कितना कैसे बन जाएगा ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है, ये r इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन v, ये तो यही फॉर्मूला है, यानी कि इनिशियल वैल्यू के लिए इनिशियल लेंथ l था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था v था उसके लिए है ना। लेकिन अब नया एरिया तो एडीएस हो गया, लेकिन एडीएस छोड़ो क्या हो रहा है, सीधा ये बताओ भाई लेंथ तुम्हारा कितना हो रहा है, डबल हो रहा था, लेंथ को डबल कर दो तो नया रेडियस नया रेजिस्टेंस r डैश है ना इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रो ही रहने दो है ना। l क्या हो रहा है, डबल हो रहा था, l डबल हो रहा था है ना, तो l को डबल कर दो तो ट्वाइस l का होल स्क्वायर है ना। b वॉल्यूम तो भैया चेंज होता नहीं कभी, सिकुड़ गया है ना, बी तो लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा, ये आ गया, क्या वैल्यू पाया है ना, तो हमने पाया ये फाइनली रो है ना एल का स्क्वायर अपॉन वी, रो एल का स्क्वायर अपॉन वी, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, बट ये रो एल का स्क्वायर अपॉन वी ये कौन सा वैल्यू है, ये तो इनिशियल आर है ना, यानी कि देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ आर। बोलो समझ में आया, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस का जब रिलेशन है ना इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एल एन ए, हम को एक कांस्टेंट के साथ रिलेट करके, आइडिया ये था कांस्टेंट के साथ रिलेट करके उसको जो वेरिएबल टर्म है उसको बस देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है हमारा
दूसरा रिलेशन होता है एरिया को एरिया के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, है ना। तो दूसरा रिलेशन एरिया के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम उसको कैसे क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे ये फॉर्मूला था, है ना, इसी से दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला फिर से देख लो बी इक्वल टू ए इंटू एल है, तो अब की बार हमको एल को हटाना है ना। तो नाउ अगर हमको एल को हटाना है, तो एल के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल के जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन ए, है ना। एल के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, एल के जगह पे लिख सकता हूँ बी अपॉन ए। तो फिर हमारा रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का रिलेशन आर इज इक्वल टू टू, है ना, एल के जगह पे अपन एल को हटाना है आपकी बात, है ना, बी अपॉन ए। तो चलो बी अपॉन ए, एल के जगह पे ये हो गया, है ना, और नीचे तुम्हारा बी, नीचे तुम्हारा ए, है ना। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना, रो, है ना, एल के जगह पे बी अपॉन ए, है ना, अपॉन ए। तो ये जो फॉर्मूला नया यहाँ पे डिराइव हो रहा है ना, व्हिच इम्प्लाइज, है ना, तो ये क्या मिला हमको, आर इज इक्वल टू क्या मिला, आर इज इक्वल टू रो वी वॉल्यूम ऊपर और डिनोमिनेटर में एरिया का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्म मिल रहा है। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए, है ना, नंबर 2, है ना, क्वेश्चन अगर मुझसे इस तरह का पूछा गया कि कोई कंडक्टर था, है ना, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, और मैंने क्या किया, स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके इसका एरिया को डबल कर दिया, चलो, है ना, कंप्रेस करके मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया को डबल कर दिया, काम कर लो, या स्ट्रेच करके इसका एरिया को आधा कर दिया, चलो खींच करके, तो स्ट्रेच करके इसका एरिया को क्या कर दिया, आधा कर दिया। नया एरिया कितना है, ए बाई टू, और हमने ऐसा कर दिया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। तो स्ट्रेच करके हमने इसका एरिया को जो है आधा कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो देख लो फिर से तुम्हारा, क्योंकि फॉर्मूला आपकी बार ये है आर इज इक्वल टू रो बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो नया रेजिस्टेंस आर डैश विल बी, रो तो कांस्टेंट है, बी तो वॉल्यूम है, वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट एरिया क्या चेंज हो चुका है, एरिया ए बाई टू हो चुका है, ए बाई टू का स्क्वायर, है ना, इनिशियल एरिया का आधा हो चुका है। तो एरिया अगर इनिशियल लेंथ का अगर आधा हो चुका है ना, लेंथ कितना था, इनिशियल लेंथ एल था, नया लेंथ क्या मुझे नहीं पता, है ना, उससे मतलब ही नहीं है, नया लेंथ जो एल डैश होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू अगर देखोगे फिर से, है ना, वी अपॉन ए, है ना, रो वी अपॉन ए का स्क्वायर, ये आ गया, है ना, और नीचे कितना था, फिर से तुम्हारा 2 का स्क्वायर था, तो ये ऊपर चला गया तुम्हारा 4, है ना, नीचे 2 का स्क्वायर था 4, यानी कि फिर से क्या बोल सकते हो, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, ये तो इनिशियल आर की वैल्यू है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ आर। समझ में आया, इस तरह से जो है ना प्रॉब्लम आप बना, ठीक है। तो चलो आज तुम लोग का जो लेक्चर है यहीं पे रखता हूँ तुम्हारा, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग ग्रुप में एक बार मुझे बता देना कि क्या क्या तुम लोग को सुटेबल टाइम किस किस के पास है, नहीं तो फिर मैं भी अपना एक डेट सजेस्ट करूंगा वहां पर। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।